हेलो और नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के ऊपर। दोस्तों, मेरे पीछे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन की कंटेक्स्ट में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक किरट अर्जुनियम। किरट अर्जुनियम इनमें से किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि, पाणिनि, भैरवी और उसके साथ साथ तिरुवल्लुवर। ये सवाल आपको पूछा गया था यूपीएससी सीएपीएफ 2025 की एग्जाम में, जो अभी 3 अगस्त को कंडक्ट की गई है यूपीएससी के द्वारा। और आज के क्लास के अंदर, इस यूट्यूब के अंदर हम लोग जो सेशन ले रहे हैं, उसमें मैं आपको हिस्ट्री कल्चर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सीएपीएफ 2025, मैं आपको कवर कराऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस देना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू दी यूपीएससी प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और फाउंडेशन के लिए तैयारी करने का प्लान कर रहे हो, सीएपीएफ, सीएसई जैसी और भी एग्जाम्स को अगर आपको अपियर करना है, तो अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है अन अकेडमी यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन एट 22,999। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर भी आपको एक्सटेंशन मिलेगा 1 महीने तक का, और इससे भी ज़्यादा अगर आप सब्सक्रिप्शन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हो, ये कोड को यूज़ करिए और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को साकार कीजिए। ये सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा ये है कि इसमें जीएस, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाता है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जितने भी सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, इन सब के सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। बैचेस को, इंडिविजुअल कोर्सेज को लाइव रिकॉर्डेड कितनी भी बार आपको मन में आए तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसका जरूर से लाभ उठाइए। हमारी नई बैचेस लॉन्च हो गई है, आरंभ बैच और प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए, और आरंभ बैच जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है हिंदी और इंग्लिश, जो दोनों के अंदर हम लोग कवर कराते हैं। तो हमारा पढ़ाने का जो स्टाइल होता है, अंदाज होता है, वो इंग्लिश मीडियम के कंटेक्स्ट में है। ये सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको मिल जाएगा, और इसमें ये कोड जरूर से यूज करेगा वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन पीएन लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी लिंक मिल जाएगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो हमारा अन अकेडमी का ही एक और मैं कहूँगा कि ऑल्टरनेटिव है, अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, जहां आपको एक मेंटर मिलते हैं, मेंटर जो आपको पर्सनल गाइड भी करेंगे। साथों के साथों आपको फ़ायदा ये होगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अन अकेडमी की तरफ से फिजिकल नोट्स मिलती है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिखी गई बुक्स है, अन अकेडमी की टीम के द्वारा लिखी गई कंटेंट की नोट्स है। साथों के साथों स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स यानी कि स्पेक्ट्रम हो गई हो या लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गई हो, इन सब को भी आप यहाँ पे वी कैन से कि एक आपको फीस के साथ जो आप सब्सक्रिप्शन लोगे, उसमें आपको पूरा का पूरा अवेलेबल कराया जाएगा मटेरियल। तो इसका ज़रूर से लाभ उठाइए, और ये ऑफर बहुत लिमिटेड पीरियड तक है, तो मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। और बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे फॉलो कर दीजिए। मुझे मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल पे ये आपको लिंक सीधे सीधे खुल जाएगी, और कोई भी क्वेरी होगी तो जस्ट रीच आउट टू अस, विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। अब चलते हैं सीएपीएफ के एग्जाम के कंटेक्स्ट में और देखने की कोशिश करते हैं पहले सवाल को, जो आपको यहाँ पे पूछा गया था विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री। तकरीबन तकरीबन 15 से 20 सवाल के बीच में आपको यहाँ पे पूछे गए हैं इस बार 3 अगस्त के एग्जाम को। और इसमें आपको ये पूछा गया था, बुक का नाम, ऑथर का नाम है, पे हम लोग डिवाइड कर देंगे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, 4 पोर्शंस में। इनफैक्ट एक आध सवाल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी इसके अंदर से आया था, तो वो भी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक किरट अर्जुनम। किरट अर्जुनम किसके द्वारा लिखी गई है? भैरवी के द्वारा लिखी गई है सर, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होता है तिरुवल्लुवर के द्वारा तिरुकुलार लिखी गई है। ये तिरुकुलार संगम पीरियड की टेक्स्ट के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। वाल्मीकि जी के बारे में तो आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखने की कोशिश करिए कि हम बचपन से ही उनके बारे में पढ़ते आए हैं। और पाणिनि की कंटेक्स्ट में हमको ये पता होना चाहिए कि पाणिनि के द्वारा अष्टध्यायी लिखी गई है, 6th सेंचुरी बीसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। भारवी कब लिखते हैं? तो भारवी के द्वारा तकरीबन तकरीबन पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर आपको किरट अर्जुनियम देखने को मिलती है। किरट अर्जुनियम गुप्ता क्लासिकल लिटरेचर का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस बात आपको ये भी देखने को मिलती रहती है कि ये जो किरट अर्जुनियम आपको देखने को मिलेगी, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये शिवजी और अर्जुन के बीच में है ना, एक द्वंद्व के रूप में, एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उसमें कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो किराट अर्जुनियम बेसिकली अर्जुन के साथ, और किराट बेसिकली जो शब्द है वो शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके कंटेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। खैर, राइट आंसर इसका बी आएगा। राइट आंसर इसका बी आएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 40 था हमारी जो क्वेश्चन सेट है उसके अंदर से। खैर,
एक और सवाल आया है इंडस सिविलाइजेशन से, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी थे, मतलब ऐसे टफ क्वेश्चंस थे जिसको मैं खुद आंसर करना मतलब है ना कठिन समझता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ फ्लड फील्ड from its early Harappan's level with two sets of furrows at right angles to each other suggesting two different crops grown sir। ठीक है, अब हड़प्पा के अंदर आप सबको पता ही है कि भाई जो क्रॉप्स थे वो ग्रो किए जाते थे। ग्रिड प्लानिंग के अंदर इन्होंने सिटीज को भी किया है और साथों के साथों हमें देखने को मिलता है कि जो खेत था वो खेत के अंदर भी इन्होंने ग्रिड बनाई थी। अब कौन से शहर में है, तो ये तो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, इट इज द सिटी ऑफ कालीबंगन सर। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन द राजस्थान रीजन। वहां पे हमको ये पता चलता है कि इन्होंने जो फील्ड बनाया था, फील्ड के अंदर प्लइंग किया हुआ है सर। ठीक है, प्ल किया हुआ है, हल चलाया हुआ है, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, तो वी विल सी कि ये इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट यहाँ आप देखोगे तो राखीगढ़ी, कुनाल और धोलावीरा है। उसमें राखीगढ़ी तो सबसे लार्जेस्ट साइट है। धोलावीरा इज नोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था के लिए धोलावीरा को हम लोग ज़्यादा याद रखते हैं। कुणाल एक ऐसी साइट है जो अर्ली हड़प्पन पीरियड से एग्जिस्ट किया करती थी, ये भी हरियाणा वाले रीजन में ही है सर। ठीक है, तो ये साइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको है ना कभी कभी स्टेट के अंदर पूछा जाता है या मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछ सकता है। तो अब यूपीएससी ने, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी साइट्स ऐसी पूछना शुरू कर दिया है जो स्टैंडर्ड साइट्स नहीं है। स्टैंडर्ड साइट्स का मतलब ये है कि सामान्यतः हम नहीं पढ़ते हैं, पर आजकल ऐसी साइटें भी पूछना शुरू कर दिया है। खैर ऑप्शन में पूछा था, राइट आंसर तो कालीबंगन ही आएगा, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। राखीगढ़ी के अंदर भी, और एक बनावली करके जगह है, बनावली में आपको टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लव, मतलब एक पूरा हल का रेप्लिका मिला हुआ है जो टेराकोटा से बना हुआ है सर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, द टर्म्स विचित्र चित्र, चित्रकार पुली एंड चेतकरी वर रेफरिंग टू whom of which of the following? Markets, temples, titles and centers of color making. Actually this were actually the titles. Okay, और दक्षिण भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो एक राजा था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन सर। ठीक है, महेंद्र वर्मन की कहानी अगर आपको थोड़ी बहुत ना पता हो तो ये 7th सेंचुरी का किंग हुआ करता था। कहाँ से बिलोंग करता था? ही बिलोंग टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। पल्लवों के अंदर का ये राजा था, पल्लव डायनेस्टी के अंदर से आपको मिलता रहता है। और इसने ये सब टाइटल्स लिए थे महेंद्र वर्मन ने 7th सेंचुरी में, तकरीबन 620 630 के आसपास ये रूल करता था पल्लवों के अंदर। और इसने ये सब टाइटल दिए थे विचित्र चित्त। विचित्र चित्त का मतलब होता है कि मेरा दिमाग थोड़ा गया हुआ है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, चेतकरी, चेतकरी का मतलब क्या होता है कि मैं चैत्य बनाने वाला हूँ। इनिशियली ये जैन था, बाद में शैवाइट बन गया था। So initially he was following Jainism and then later on he became Shivji's follower। नैनारों के प्रभाव में आया था, he came into the contact with the Nainars और नैनारों के कांटेक्ट में आके he adopted to Shaivism, है ना, फिर वो शैविज्म की तरफ चला गया। ठीक है, तो विल सी कि उसने ये टाइटल लिए थे चेतकरी। एक है चित्रकार पुली। चित्रकार पुली क्यों? क्योंकि मैं टाइगर हूं, मैं टाइगर, है ना, आई एम दी टाइगर अमोंग द पेंटर्स। ओके, तो इनडायरेक्टली ये महेंद्र वर्मन अपने आप को पेंटरों में टाइगर कहता था, अपने आप को विचित्र चित्त कहता था। चेतकरी का टाइटल आपको देखने को मिलता है सर। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मट्ट विलास प्रश्नम सर। ठीक है, मट्ट विलास प्रश्नम सर। ठीक है, तो वी विल सी कि इस तरह की टेक्स्ट बुक भी उसने लिखी थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां उसने रिलीजियस ट्रेडिशंस की क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना भी की थी। इसके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन भी इश्यू किया गया है जिसका नाम है कुडुमियामलाई इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? कुडुमियामलाई इंस्क्रिप्शन। नाम याद रखेगा। एक्चुअली कुडुमियामलाई जो है वो आपको यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछ दिया गया है। देयर इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड 2 years बैक। मैंने इनफैक्ट सीडीएस में या सीएपीएफ के अंदर बताया भी हुआ है कि भाई ये कुडुमियामलाई इंस्क्रिप्शन जो है वो एक राजा के द्वारा इशू किया गया था। इनडायरेक्टली उल्टा पूछा था तब। इस बार उसके टाइटल्स पूछ दिए गए हैं। पता नहीं महेंद्र वर्मन करके जो राजा है वो आजकल यूपीएससी को बहुत पसंद आ रहा है सर। ठीक है, तो सीडीएस में पूछा हुआ है इनडायरेक्टली, अभी सीएपीएफ के अंदर आ गया है। आपको सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आ सकता है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस पार्ट अराउंड सर। ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली इजी था। तो पहले देखो 2-3 सवाल तो मुझे लग रहा है कि विल सी कि इट इज नॉट मच प्रॉब्लमेटिक अराउंड, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, तो विल सी कि इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है। जो प्रॉब्लम आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा, खास करके ये वाला सवाल सर। ठीक है, अब आपको ये पूछ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज यील्डेड एविडेंसेस ऑफ वॉश बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ अ हाउस। घर के अंदर कहां कहां आपको टॉयलेट मिला हुआ है। मतलब सवाल के अंदर आपको पूछा गया है कि भाई जो टॉयलेट है उसके अंदर जो वॉश बेसिन है कि इनमें से कौन सा मिला।
अब इतना फैक्चुअल कौन पढ़ के जाता है, कहाँ से पढ़ के जाता है सर, ठीक है। कैंडिडेट्स की हालत खराब हो जाती है। अब इसके लिए बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि किस घर के अंदर टॉयलेट था, टॉयलेट के अंदर वॉश बेसिन मिला हुआ है, आबेहू, ठीक है, और 4 साइट्स दे दी, लोथल, धोलावीरा, रॉकीगढ़ी और बनावली। अब ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि टॉयलेट्स आपको बहुत सारे घरों के अंदर इंडस सिविलाइजेशन के अंदर मिले हुए हैं, पर टॉयलेट के साथ वॉश बेसिन अटैच था उसके बारे में जानकारी कहीं पे मिलती है तो ये बुक के अंदर से मिलेगी सर, ठीक है। तो आप सब लोग जो खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल के विद्यार्थी होंगे उनको इस किताब के बारे में पता होगा, राइट। ये किताब का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी बाय उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह मैम है सर, ठीक है ना। ये डी के अंदर पहले पढ़ाते थे, अब रिटायर्ड होने के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड विल फाइंड कि इनकी किताब के अंदर से जो इंडस सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसमें जो साइट्स है उसके अंदर ये बनावली वाली कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने ये बताया है खास करके जो इंडस का जो चैप्टर है उसके अंदर कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो डिस्कवरीज हुई है एंड वहाँ की जो लोकेशंस है, इस लोकेशंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है सर, है ना, व्हाट डू वी फाइंड। उसी साइट्स के अंदर से उन्होंने बनावली की एक यहाँ पे हाईलाइट किया है, पेज नंबर 178 के अंदर है। और उसमें उन्होंने बताया है कि द मड ब्रिक हाउसेस हैव रेड्स प्लेटफॉर्म एक्सकेवेशन रिवील्ड अ मल्टी स्टोरेड मल्टी रूम्ड हाउस वेयर आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड अ किचन एंड अ टॉयलेट विथ अ जार दैट सीम टू हैव फंक्शनड एज अ वॉश बेसिन सर, ठीक है। मतलब पेज 178 के अंदर आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। अब मैं इसका फोटो नहीं डाल रहा हूँ, पर कहने की बात यह है कि यूपीएससी अब लाइन बाय लाइन यहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है सर, ठीक है। अब आपको मतलब है ना, इतनी मोटी किताब है सर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1000 पेज से ज़्यादा है इसकी लेंथ, और इसकी विड्थ देखोगे तो भी आपको ठीक ठाक लग जाएगी। तो इतना तो याद भी नहीं रह पाएगा, पर कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखनी है तो आप इस तरह से रख सकते हो। इसका राइट आंसर बनावली आएगा सर, ठीक है। और ये विल सी की डिबेटेबल है, क्योंकि कोई और सिटी के अंदर भी निकल सकता है, पर उपिंदर मैम की बुक तो ये कह रही है कि इट इज बनावली ओनली सर, ठीक है। पेज 178 मैं लिख देता हूँ सर, ठीक है ना, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपके पास ये बुक है तो उपिंदर सिंह की बुक के अंदर आपको ये मिलता रहेगा सर, ठीक है। इस बुक के अंदर से ठीक ठाक सवाल इस बार पूछे गए हैं। ठीक ठाक मतलब ये है कि दे हैव आस्क्ड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाता है। ये तो बहुत खतरनाक सवाल है, मतलब इतना ढांसू सवाल है कि बात मत करिए सर। गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो एक है रागार्थ ऋग अर्थ दीपिका, फिर कटक दमयंती कथा, और फिर उसके बाद यशस्तलिका चंपू सर, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत डिबेटेबल क्वेश्चंस के रूप में है। डिबेटेबल इसके लिए है क्योंकि इसमें सीधे सीधे सोर्सेस आपको नहीं मिलेंगे। अब जैसे दमयंती कथा है वो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नल दमयंती की स्टोरीज आपको पता होगी सर, ठीक है, जिसके ऊपर से बाद में राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग बनाया है। तो विल सी कि ये अर्ली मिडिवल पीरियड में ये लिखी गई है। इनफैक्ट यशस्लेखा चंपू भी सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। अब सोमदेव के द्वारा एक मतलब सोमदेव 3-4 सोमदेव हो गए एंशिएंट इंडिया के अंदर, ये भी फैक्चुअल था। मतलब इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई। जैसे एक सोमदेव थे जिन्होंने लिखी थी कथा सरित सागर सर, ठीक है। फिर ये दूसरे अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर ये आपको सोमदेव देखने को मिलते हैं जिन्होंने चंपू लिटरेचर के ऊपर लिखा है। चंपू का मतलब होता है प्रोज एंड पोएट्री का बोथ इकट्ठा होना। अब प्रॉब्लम क्या है पता है सर, ठीक है। एक है रागार्थ दीपिका। रागार्थ दीपिका का मतलब है ऋगर्थ दीपिका, नॉट राग है, ऋग्वेद के ऊपर की कमेंट्री है सर, ठीक है। अब ये माधव योगी के द्वारा लिखी गई है या वेंकट माधवा के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि यहाँ माधव योगी अगर आप शब्द देखने की कोशिश करोगे एक्सप्लिसिटली तो सीधा सीधा नहीं मिलता है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो माधव योगी थे ये इनिशियली इसके ऊपर लिखते हैं, फिर वेंकट माधवा ने लिखी है, या वी कैन से श्री वेंकट के बेटे हुआ करते थे माधव, ओके। सो देयर वाज अ श्री वेंकट करके एक स्कॉलर हुआ करते थे, उनके बेटे थे वेंकट, उनके कंटेक्स्ट में ये बोला गया है। तो इसमें है ना वी विल सी कि ये दो तो क्लियर है 3 और 4। ये पहला वाला को कंसीडर करना कि नहीं करना, क्योंकि दूसरा वाला तो नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑथर्स कह रहे हैं कि कटक जो है इट इज नॉट बीइंग रिटन बाय वेंकट माधव अराउंड, पर ऋगर्थ दीपिका यानी कि ऋग्वेद के ऊपर की जो कमेंट्री है वो माधव योगी या वी कैन से माधव के द्वारा लिखी गई, उसको कंसीडर करते हैं। तो कुछ इसके अंदर आंसर इसका 3 आता है। अगर यूपीएससी ये योगी शब्द हटा देता है, क्योंकि वी विल सी कि ऋगर्थ दीपिका माधव के द्वारा लिखी गई ये क्लियर है, पर पीछे शब्द आता है योगी सर, ठीक है। अब माधव योगी एक भक्ति के लेटर पीरियड में मतलब 18 सेंचुरी के अंदर एक स्कॉलर हो गए वैष्णविज्म के अंदर, ईस्ट के अंदर, शायद उनका नाम पूछ दिया है। तो यूपीएससी ने नामों के अंदर ही बहुत गफला किया है। नाम के अंदर गफला करने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में नेम्स को लेके क्लैरिटी नहीं है सर, ठीक है।
क्योंकि एक ही ऑथर के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ कंफ्यूजन है। तो 3 और 4 तो क्लियर है। अगर ये उसको सही मान लेता है तो ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो सकता है क्योंकि इसमें से आपको करेक्टली मैच बताना है, या इसका आंसर 2 हो सकता है क्योंकि अगर ये योगी का नाम हटा दोगे, माधव योगी में से अगर योगी गलत है सर, रिगर दीपिका के रूप में खाली माधव आता है, तो देन इसका आंसर 2 ओनली भी हो सकता है क्योंकि वो 3 एंड 4 को ही कंसिडर करेगा। या 1 3 एंड 4 आंसर हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं 1 3 4 हो सकता है या 3 4 हो सकता है। लेट द आंसर की ऑफ यूपीएससी कम आउट सर, ठीक है ना। आंसर की को आने दो एक बार सर यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में यूपीएससी इस तरह से जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड नाम पूछ देता है। ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं कि एक ही ऑथर के 2-3 नाम होंगे, अब दूसरे ऑथर का भी सेम ऐसा कैसा ही नाम होगा, तब उसको कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे सर, ठीक है। तो गॉड ब्लेस अस, गॉड ब्लेस द एस्पायरेंट्स, ये ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए। नॉर्मली ऐसे सवाल वी कैन से कि अगर आप स्किप भी कर दोगे एक आध आउट ऑफ हिस्ट्री तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं आती सर, ठीक है ना। और इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं आएगी, राइट। ओके, तो विल सी कि लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल आंसर। 2 एंड 4 होना चाहिए, 1 3 एंड 4, या 3 होगा या 2 होगा, क्योंकि करेक्ट पैर्स के ऊपर से आपको पूछा गया है सर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको पूछा गया है सर, ठीक है, कि कटपडियाडी सॉरी with reference to the history of India, the Kattapidi, the Parahita system and the Driganita system are associated with which of the following sir, ठीक है। अब आप देखिए कि म्यूजिक एंड डांस में तो हमने कभी भी ये शब्द सुना ही नहीं है, ठीक है ना। सिस्टम के रूप में, संगीत के रूप में हम हिंदुस्तानी पढ़ते हैं, कर्नाटिक पढ़ते हैं, तो हम लॉजिक से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई देखो यार ये म्यूजिक एंड डांस में तो नहीं आ सकते। अब रही बात आती है सर्जरी और केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मेटलर्जी में, धातु विज्ञान के कंटेक्स्ट में हमने एंशिएंट इंडिया में जो भी पढ़ा है या कल्चर में भी पढ़ा है, तो सीधा सीधा कुछ नहीं आ रहा है सर, ठीक है। तो एलिमिनेशन से आइदर ऑफ दी वन रहता है। अब ये टू मच फैक्चुअल था सर, ठीक है, और टू मच फैक्चुअल था। इसका राइट आंसर तो एस्ट्रोनॉमी आपको देखने को मिलता है समवेयर इन द एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट से लेकर अर्ली मिडिवल के ट्रांजिशन में। केरला वाले रीजन में और बाकी सारे रीजन्स में ये सिस्टम निकल के आई थी, एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन के साथ आपको देखने को मिलती है। और अर्ली मिडिवल इंडिया के ट्रांजिशन में ये सिस्टम्स बड़ी पॉपुलर हुई थी। अब नॉर्मली एस्ट्रोनॉमी में आप वरामिहिर को पढ़ते हो, आर्यभट्ट को पढ़ते हो, पर इस तरह की सिस्टम को नहीं पढ़ते। पर आजकल यूपीएससी को लग रहा है कि नहीं, कैंडिडेट्स को ये कटपाइडी सिस्टम के बारे में या पराहिता सिस्टम के बारे में या द्रिगनिता सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए सर, ठीक है। बट इट्स वेरी टफ है ना। यहाँ पे गणित शब्द है, गणित से भी अगर आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो तो एस्ट्रोनॉमी के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि गणित जो है वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के साथ है। सर्जरी में और केमिस्ट्री के अंदर सीधे सीधी ऐसी कैलकुलेशंस तो नहीं आती, म्यूजिक एंड डांस में भी नहीं आती है सर, ठीक है। तो अगर आप इसको कीवर्ड को देख लोगे कभी कभी है ना, शब्द को आइडेंटिफाई करके कि भाई देखो गणित है, गणित के साथ तो यार सर्जरी तो नहीं आएगी, वो तो मेडिकल साइंस है सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे ना, फिजियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री भी नहीं आएगा सर, ओके ना। तो वो एक हिंट के रूप में हम लोग कह सकते हैं, बट इट्स वेरी टफ हिंट के बेसिस के ऊपर एलिमिनेट करना, और एलिमिनेशन 100% सही होगा पॉसिबल नहीं है। इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ओके ना, मतलब ये आइडेंटिफाई करना, इवन ये भी बहुत टफ क्वेश्चन था ये जो मैंने बताया ना। इसमें तो अभी लेट्स सी यूपीएससी क्या इसका आंसर निकालता है। चलिए लेट्स सी द एंशिएंट को खत्म करते हैं और अब मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस में चले जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने देखे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। 6 तो एंशिएंट इंडिया से आए हैं, 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। नाउ सी 6 तो एंशिएंट इंडिया से आए हैं। अब देख लेते हैं कि मिडिवल इंडिया में कितने सवाल आए हैं और कहाँ कहाँ पूछा गया है सर, ठीक है। तो पूछा गया कृष्णदेव राय, किंग ऑफ विजयनगर, कंपोज्ड अ वर्क ऑन द स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्ता माल्यदा इन विच लैंग्वेज। ओके, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस अराउंड, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी विल सी कि ये तेलुगु के अंदर लिखा गया है। जम्बुवती कल्याणम, उषा परिणयम जैसे टेक्स्ट भी आपको कृष्णदेव राय के द्वारा लिखे जाते हैं। ही वाज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस, ओके। उनको तेलुगु संस्कृत दोनों भाषा आती थी। इनके कोर्ट में तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ा और इवन मलयालम बोलने वाले स्कॉलर्स भी इनके साथ एसोसिएटेड आपको देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। और तेलुगु भाषा के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है, खास करके अमुक्ता माल्यदा। इट वाज अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, कि कैसे स्टेट को गवर्न करना चाहिए, कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलानी चाहिए, ब्राह्मणों को कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट करना चाहिए, नए एरियाज को कैसे कॉन्कर करना चाहिए। और इसी में ही
भक्ति मूवमेंट की भी बात की गई है। गोड़ा देवी करके एक लेडी की बात की गई है जिनको अंडाल के साथ कंपेयर किया गया। अंडाल कौन थे? तो अंडाल वॉज दी डॉटर ऑफ अलवर सेंट्स। ओके, अलवर जो भक्ति संत हुआ करते थे उनके साथ सर, गेटिंग ऑन बोर्ड। ओके, तो ये तो तेलुगु है। कृष्णदेव राय की कहानी आपको देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट विजयनगर के ऊपर 2 सवाल इस बार पूछ दिए गए हैं। एक सवाल ये पूछा है, एक और सवाल आगे आपको देखने को मिलेगा, ये भी विजयनगर से ही आया था। क्या पूछा? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स reported the use of seed drills on the Karnataka coast, which is considered to be the earliest reference of the presence of the device in India, sir। ठीक है, अब देखिए बड़े ऐसे फैक्चुअली वी कैन से टफ क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। अब इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आएगा, वरना कुछ नहीं याद हो पाएगा सर। ठीक है, सीड ड्रिल्स का मतलब क्या होता है कि जब आप एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे मिडिवल इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे सीड्स को ड्रिल्स के थ्रू वी कैन से सर्कुलेट किया जाता है। तो जब आप सोइंग करने की प्रक्रिया करते हो उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, राइट। ओके, अब इनमें से कौन से फॉरेनर ने कहा? अब आपको विजयनगर में तो बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, माइकल या दुआर्ते बारबोजा आता है, या डोमिंगो पेस आता है, अब्दुल रजाक आता है, वार्थेमा आता है, गार्सिया डी ओर्टा आता है, निकितिन, ये कौंती जैसे लोग आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब ये सिंपल फैक्ट है सर। ओके, दिस इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ योर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, ना ही एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ना ही मिडिवल इंडिया। ये इग्नू की नोट्स के अंदर आपको ये सीधे सीधे देखने को मिलेगा सर। ठीक है, दुआर्ते बारबोजा वो तो कंटेम्प्रेरी ऑफ कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के कोर्ट में पोर्चुगीज एक्सचेंज जो हुआ था ट्रैवलर्स के रूप में आपको देखने को मिलता है, तब ये आया था। तो कृष्णदेव राय ने 1509 से लेके 29 के बीच में रूल किया, 1509 से लेके 1529 तक। इस दौर में डोमिंगो पेस, दुआर्ते बारबोसा जैसे पोर्चुगीज ट्रैवलर्स आते हैं, क्योंकि कृष्णदेव राय के पोर्चुगीज के साथ संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, राइट। सो कृष्णदेव राय हैड वेरी गुड रिलेशंस विद द पोर्चुगीज अराउंड। तो दुआर्ते बारबोसा आया, कर्नाटका के कोस्टल बेल्ट में वो जा रहा था, तब उसने देखा कि ये ड्रिल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, अब्दुल रजाक बहुत पहले आया था, 1440s के दशक में आ गया था, तब देवराय थे, संगम डायनेस्टी रूल किया करती थी। निकितिन और कोंती भी बहुत जल्दी आ चुके थे, तो उस टाइम पे सीधा सीधा नहीं है, ये टू मच फैक्चुअल है, ये सीधा सीधा कहीं पे कोई मटेरियल में भी नहीं है सर। ठीक है, तो अगर आप इग्नू को पढ़ोगे या आप ऑप्शनल के अंदर पढ़ते हो, ऑप्शनल में होता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन मिडिवल इंडिया, ऑप्शनल में एक अलग से बाकायदा टॉपिक है कि मध्यकालीन युग में खेती का विकास कैसे हुआ सर। ठीक है, और इस खेती के विकास वाला जो चैप्टर है उसमें आप थोड़ी बहुत इसकी स्टडी करते हो, वो चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है सर। ठीक है, तो टू मच ऑफ फैक्ट है, मतलब है ना, इट्स हार्ड टू रिकॉल द फैक्ट्स अराउंड। बाय द वे, मैंने है ना एक पूरी फॉरेन ट्रैवलर्स इन मिडिवल इंडिया की एक सीरीज ली हुई है। आई हैव टेकन अ स्पेसिफिक सीरीज इन द स्पेशल क्लासेस। मुझे पता नहीं आप लोग ने वो देखी है कि नहीं देखी है, बट मध्यकालीन भारत में बहुत सारे विदेशी वृतांतकार आए, अलग अलग टाइम पे आए हैं, दे हैड कम एट अ डिफरेंट टाइम स्केल। तो ये जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं मिडिवल इंडिया में, उनके द्वारा क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, उसके मैंने 7-8-10 क्लासेस की एक सीरीज ली हुई है। आई वुड सजेस्ट कि आप वो सीरीज को देखिए, दैट विल मेक मोर सेंस अराउंड। ओके, उसमें भी ये फैक्ट्स को हमने कवर कराया था। खैर, तो राइट आंसर दुआर्ते बारबोसा है, राइट आंसर इसका दुआर्ते बारबोसा है, ये इग्नू में दिया हुआ है और हमने सीरीज में भी कवर कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड पैटर्न में आ गया है आजकल। अर्ली मिडिवल इंडिया से आपको सवाल ऐसे ही आ रहे हैं सर। ठीक है, ये भी अर्ली मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन है, 8th सेंचुरी के बाद वाला जो पीरियड है, 8 से लेके 10th सेंचुरी के पीरियड में, और इसमें आपको राजाओं के बारे में बताना है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, कि कौन कौन सी डायनेस्टी का राजा था। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है लक्ष्मीकर्ण, भीमवन, जयपाल और ललितादित्य मुक्तपीड़ा। ललितादित्य मुक्तपीड़ा के साथ उत्पल डायनेस्टी लिखी गई, ये गलत है, क्योंकि वो कारकोटा डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। 6 से लेके 7th सेंचुरी के ट्रांजिशन में उनकी एग्जिस्टेंस हुआ करती थी, जिन्होंने बाद में जो सन टेम्पल है कश्मीर के अंदर, उसकी स्थापना कराई सर। ठीक है ना, समझे। तो वील फाइंड कि ये तो कारकोटा डायनेस्टी से थे, ये उत्पल डायनेस्टी से नहीं थे, ये तो क्लियर है। जयपाल फ्रॉम द शाहिया या हिंदू शाही डायनेस्टी, दिस इज करेक्ट सर। ठीक है, जयपाल यूज्ड टू रूल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल एंड भीमपाल सर। ठीक है, मैंने शायद तक आपको अर्ली मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री में बताया भी है कि ये जितने भी शाही डायनेस्टी के राजा लोग थे, इन्होंने लड़ाई की थी मोहम्मद गजनी के साथ। ओके, तो 1017 के बाद या 1017 से पहले ही, जब से गजनी ने इन्वेजन करना शुरू किया था, तो दिस शाहिया डायनेस्टी और द शाहीज वर द फर्स्ट वंस हु हैड फॉट अगेंस्ट द मोहम्मद गजनी टू स्टॉप हिज इन्वेजन। उसके आक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी संघर्ष की है, इन्होंने बलिदान दिए थे सर। ठीक है, तो ये जयपाल वो डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे, हिंदू शाही डायनेस्टी से, तो इनको शाहियास भी कहते हैं, दिस इज करेक्ट अराउंड।
भीमदेव वन ऑफ द चालुक्यस ऑफ गुजरात, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। भीमदेव वन, भीमदेव टू जैसे राजा आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली ये सोलंकी डायनेस्टी या चालुक्यस कहते हैं, भीमदेव के कार्यकाल में ही, अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया भी होगी कि जो गजनी का इन्वेशन हुआ था सोमनाथ का, वो भी इन्हीं के कार्यकाल के अंदर आपको मिलेगा। एंड बाद में इन्होंने मोढेरा और बाकी सारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है गुजरात में चालुक्यस के द्वारा बनवाए गए हैं, ठीक है। तो ये दो तो करेक्ट है, चौथा गलत है। अब लक्ष्मीकर्ण पाल डायनेस्टी से, अब देखिए पाल डायनेस्टी के राजाओं को रिकॉल करने की कोशिश करो सर, ठीक है। तो आपको आनंद पाल है ना, सॉरी आनंद पाल कहाँ, आपको मिलेगा क्या कहते हैं, गोपाल, धर्मपाल सर, है ना, रामपाल, अंडरस्टूड दिस पार्ट। कहीं पे आपको लक्ष्मीकर्ण नहीं मिलता है। आप देखिए पाल डायनेस्टी के राजाओं के पीछे नाम आपको पाल 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 देखने को मिलेंगे, अगर आपने लॉजिक से याद रखा होगा तो सर, ठीक है। आपने हमारे प्लस क्लासेस की होगी तो भी याद होगा। अच्छा वो छोड़ दीजिए, मैंने मैराथन सीरीज कराई थी यहाँ पे अनस्टॉपेबल्स के ऊपर, फिल्म्स के पहले भी, यूपीएससी सीएससी की फिल्म्स के पहले, उसमें भी मैंने पाल डायनेस्टी के राजाओं के बारे में पूरी क्रोनोलॉजी बताई हुई है कि भाई ये 4-5 राजा है, उनको याद रखेगा सर, ठीक है। उसमें भी कोई लक्ष्मीकर्ण के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। लक्ष्मीकर्ण एक्चुअल में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाल डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करते थे, ये कालचूरी डायनेस्टी थी, त्रिपुरी के अंदर रूल करते थे सर, ठीक है ना, आज के मध्य भारत में, वहां से ये बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट वाला गलत है, फोर्थ वाला गलत है, 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2 सर, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से तो आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड अराउंड, तो यहाँ पे तो खाली 2 ही आएंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो इस तरह से भी सवाल आपको पूछे गए हैं, वेरी थीमेटिक क्वेश्चंस है बिना फैक्चुअल क्वेश्चंस। अब आप मुझे पूछोगे कि ये यूपीएससी भी पूछ सकता है सीएससी के अंदर, हाँ भाई सिविल सर्विसेज में भी पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मिडिवल इंडिया से तकरीबन आप देखोगे तो 3 एक सवाल आए हैं, 3 क्वेश्चन इन मिडिवल इंडिया, ठीक है। मिडिवल इंडिया से 3 सवाल आए हैं, एंशिएंट से 6 सवाल आए हैं सर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। एंशिएंट से वी हैव फाउंड 6 क्वेश्चंस, ओके ना, तकरीबन मिडिवल इंडिया से 3 क्वेश्चंस ये पूछ दिए हैं। अब चल जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके इर्द गिर्द यूपीएससी सीएपीएफ ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जरा उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये स्टैंडर्ड है कि एक साइड के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट है, दूसरी साइड के ऊपर की प्रोविजंस है कि उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया था। 4 कानून है, पिट्स का कानून है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, कंपनी का जब राज चल रहा था भारत के ऊपर, तो कंपनी के कार्यकाल में क्या क्या प्रकार के बदलाव हो रहे थे सर, ठीक है। बदलाव विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर काउंसिल के अंदर चेंज क्या क्या हुआ। यहाँ ऑप्शन क्या डाला है, एनलार्जमेंट ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, discrimination against the Indians removed in the matter of employment and higher services, board set up by the crown to control the affairs in of India, और टर्मिनेशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड सर, ठीक है। अब आप देखने की कोशिश करिए, बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कब बन के आया था, ये 1784 के पिट्स के कानून में बन के आया था। तो 3 का जो है वो पिट्स का कानून यहाँ पे है, 3 का ए आना चाहिए सर, ठीक है, ए और 3 मैचिंग है, अंडरस्टूड दिस पार्ट। फिर उसके बाद देखने की कोशिश करिए कि टर्मिनेशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड, मतलब कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी भारत के साथ व्यापार करने में। यस, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हुआ था। क्यों? क्योंकि चाय और चाइना का व्यापार खाली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अलाउ रखा गया था, पर भारत के साथ जो व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। कहा गया कि अब मार्केट ओपन हो रहा है, दूसरे लोग भी आएंगे सर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 4 वाले का, वो होगा बी, मतलब बी का 4 सर, ठीक है ना, 4 का बी कर दो सर, ठीक है। 3 का ए, बी का 4, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 का ए, बी का 4 सीधा सीधा यहाँ पे आपको मिल गया है, तो इससे ही आपको मिलता रहेगा। खैर हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं। एक आया है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस रिमूव्ड इन द मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द हायर सर्विसेज सर, ठीक है। इसका जो आंसर होता है वो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होता है। 1833 के चार्टर एक्ट में जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, तब ये डिसाइड किया गया था कि इंडियंस के साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बंद करेंगे, स्लेवरी को बंद करने की ऑफिशियल घोषणा की गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, और कहा गया था कि पब्लिक सर्विसेज को ओपन करने की शुरुआत करेंगे। खैर ओपन हुई नहीं थी, वो बात अलग है, क्योंकि आईसीएस की जो ओपनिंग हुई वो 1860 के बाद होती है इंडियंस के लिए, बट स्टिल ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो हो ही गया था 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ओवरऑल पॉलिसी चेंज इन इंग्लैंड सर, ठीक है। तो इसका जो सी का ऑप्शन है वो 2 है, सी का 2 आपको देखने को मिलता रहता है। और डी है जो 1853 का चार्टर एक्ट है,
उसका 1 होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप याद करने की कोशिश करोगे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल एक्सटेंड हुई। अब देखिए 1833 में भी गवर्नर जनरल की काउंसिल एक्सटेंड होती है, उसमें एक मेंबर आया था, पर एक्चुअल सेंस में पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हुआ था क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्सटेंशन था, वो भी लॉ मेंबर के रूप में लेके आया गया था सर, ठीक है। 1853 में यानी 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर बहुत बड़ी एक्सटेंशन हुई थी, 6 मेंबर आ गए थे, कुछ लोग नॉमिनेटेड हुए थे फ्रॉम द प्रोविंसेस अराउंड। इंडियन मेंबर नहीं आए थे, सब गोरे ही थे, ऑल द व्हाइट मेंबर्स वर देयर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि एनलार्जमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट टुक प्लेस इन द 1853 चार्टर एक्ट अराउंड सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता रहता है कि इसका राइट आंसर A3 B4 C2 D1 की कहानी आपको मिलेगी। राइट आंसर इसका C होगा सर, ठीक है ना, क्या होगा, C होगा सर, ओके। तो आप सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे ऑटोमेटिकली, दिस इज कंपैरेटिवली इजियर। जो हमने पुराने एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे उसके सामने तो ये इजी लग रहा है कि भाई थोड़ी लाज बता दी आपने सर, ठीक है। तो एक ये आया है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में आपको पूछ दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश करिए। क्या क्या पूछा गया है, इंटरेस्टिंगली इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस, ये सही है। पहली बार वीएलसी की डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स हुआ था, प्रोविंसेस को अलग से एक अपनी पावर लिस्ट आउट करने की कोशिश की गई थी सर, ठीक है। The central subjects were divided into transferred and reserve subjects. This is wrong, okay na? There was something called as provincial diarchy that was established under the Government of India Act 1919, where the provincial subjects were divided into reserve and transferred subjects. अगर आप याद करोगे, it was not the central subjects, okay? It was the subject in the provincial list, है ना, कि ये जो हमारी राज्यों की सूची हुआ करती थी उसके अंदर के जो विषय थे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड के रूप में सर, ठीक है। और उसके अंदर डिवीजन करके इवेंचुअली वी विल सी कि उनका वो क्या कह सकते हैं कि डिवीजन हुआ, और डिवीजन के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या होता है कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है वो गवर्नर ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से चलाता था राज्यों के अंदर, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो मिनिस्टर्स, जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनकी मदद से वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का वर्किंग होता था, राइट, ओके। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा अगर आप देखोगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट्स एंड लेवी टैक्सेस, या दिस इज करेक्ट अराउंड सर, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस वो प्रोविंशियल लिस्ट का पार्ट बन गया था। प्रॉब्लम ये था कि वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में नहीं पर रिजर्व सब्जेक्ट्स में आता था, पर यहाँ 1 तो क्लियर है, 2 गलत है। अब देखिए 2 गलत है, जहां जहां आप 2 को एलिमिनेट कर दोगे तो बचेगा क्या, 1 और 3 बचेगा सर, ठीक है ना, समझे। आपको कभी कभी क्या होता है कि एलिमिनेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आपको दूसरे ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन होगा कि मास्टर मेरे को तो दूसरा ऑप्शन याद नहीं आ रहा है। अरे भाई कोई चिंता नहीं सर, ठीक है, तुम्हें दूसरा ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे तो वो फिर सेट ही नहीं हो रहा है, सीधा 1 और 3 बैठ रहा है। अगर 1 ओनली आता तो आप कंफ्यूजन में आ जाए होते। क्वेश्चन को टफ करना होता ना अगर एग्जामिनर को सर, जो पेपर सेटर है, तो ऑप्शंस को घुमा देता सर, ठीक है। इट इज ऑलवेज द ऑप्शंस दैट मेक्स द पेपर टफ, अंडरस्टूड। हमेशा से याद रखेगा कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर को टफ कर देते हैं बहुत बार सर, ठीक है। दिस इज द प्राइम एग्जांपल, ये उसका प्राइम एग्जांपल आपको यहाँ से मिलता रहता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फैक्चुअल है। फैक्चुअल के अंदर क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर्स सफर्ड द डिफीट इन द बैटल ऑफ चिन्हाट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये अवध के अंदर विद्रोह हुआ था बेगम हजरत महल की अध्यक्षता में। हेनरी लॉरेंस वाज द रेसिडेंस ऑफ अवध सर, ठीक है। एंड बीइंग द रेसिडेंस ऑफ अवध वी विल सी कि उसको बैटल ऑफ चिन्हाट के अंदर हमें ये पता चलेगा कि उसकी डिफीट हुई थी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो अवध के अंदर जो विद्रोह हुआ है, ये विद्रोह के अंदर हेनरी लॉरेंस की कहानी आपको देखने को मिलती है। ये जो नई एनसीईआरटी है आपकी, क्या कहते हैं, आवर पास्ट वाली, और ये वाली जो है ना, क्या नाम है, द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी इसका आपको मेंशन देखने को मिलता रहेगा। बाकी भी ब्रिटिश अधिकारी थे, सबके ऊपर नहीं जाएंगे, ये एक्सप्लिसिट था। इनफैक्ट आपको लोकल अधिकारियों के नाम पता होने चाहिए कि भाई किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, किन किन लोगों के समय पे ये ब्रिटिश ने सक्सेस हासिल किया था अबाउट द कैप्चर्स, ठीक है। तो दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपको देखने को मिलता रहेंगे। और अवध के विद्रोह के साथ ही ये चिन्हाट की लड़ाई बड़ी फेमस आपको देखने को मिलती रहेगी। खैर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ये एक मिडिवल इंडिया का सवाल है, एक्चुअली थोड़ा आगे पीछे हो गया। मिडिवल इंडिया में एक और सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे सर, ठीक है। क्या पूछ दिया गया है, उड़ीसा के कंटेक्स्ट में ना, उड़ीसा के कंटेक्स्ट में मिडिवल इंडिया से ये क्वेश्चन है, अर्ली मिडिवल इंडिया से ही। क्या पूछ दिया गया, अनंत वर्मन गंगा, चोड़ा गंगा इज कंसोलिडेटेड द पावरफुल किंगडम एंड वाज पैट्रन ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर, ठीक है।
अनंत वर्मन चौड़ागंगा बिल्ट अप दी टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क इन पुरी डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट, मतलब इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल की स्थापना कराई थी। कौन से? जगन्नाथ टेम्पल सर, ठीक है, जो 11th सेंचुरी के ट्रांजिशन में बना है। कोणार्क का टेम्पल बना है वो नरसिंहदेव ने बनाया है, नरसिंहदेव द गंगा डायनेस्टी के, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के सर, ठीक है। तो दूसरा तो गलत है, ये पहला वाला सही है, दिस इज करेक्ट अराउंड, क्योंकि वी विल सी कि अनंत वर्मन गंगा ने ही उड़ीसा को सबसे स्ट्रॉन्ग किया था। संस्कृत और तेलुगु के एक्सपर्ट हुआ करते थे, ये वी कैन से हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। नरसिंह वन इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम सर, ठीक है। नरसिंह वन करके जो राजा है उनके द्वारा विल सी की प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। ये काइंड ऑफ सही है क्योंकि देखिए उड़ीसा की ये जो किंगडम बन के आई थी ये 12वीं और 13वीं शताब्दी का टाइम है। नरसिंहदेव वन ने विलसी की कोणार्क का सन टेम्पल भी बनाया 1240 के आसपास। तब बंगाल के अंदर अगर आप देखोगे तो बंगाल की सल्तनत बननी शुरू हो गई थी और बंगाल की सल्तनत ने उड़ीसा के ऊपर अटैक करने शुरू किए थे सर, ठीक है। क्यों बंगाल की सल्तनत? क्योंकि अगर आपने बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा और उसके बाद विलसी की उसकी जो आगे की लेगेसी है उनके द्वारा बंगाल के ऊपर शासन चलाने की शुरुआत हुई और शासन के रूप में इन्होंने फिर उड़ीसा के ऊपर टारगेट किया क्योंकि नेबरिंग स्टेट था, रिच था, फर्टाइल है सर, ठीक है, लैंड भी अच्छी है। तो विल सी की नरसिंहदेव वन जो है उन्होंने फाइट किया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो विल सी की 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट इसके कंटेक्स्ट में, एंड आंसर इसका बी आएगा सर, ठीक है ना। तो 1 and 3 को हम लोग सही मानते हैं, इसका आंसर 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको मिलेंगे, 2 स्टेटमेंट्स आर बेसिकली 1 and 3 के सर, ठीक है। क्योंकि आपको पूछा गया हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट, ओके। तो अगर आपको आ रहा है तो ही, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ एलिमिनेशन अराउंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। अरे भाई ये बहुत भारी सवाल था मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, है ना। मिडीवल में 4 क्वेश्चन कर दीजिएगा सर, ठीक है। मिडीवल के कितने सवाल आए हैं? मिडीवल के 4 सवाल आए हैं, मैंने गलती से आपको 3 करवाए थे सर, ठीक है। अब देखिए कहाँ सवाल आया, ये वाला सर, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट पुणे 1926। अब देखिए क्या सवाल है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, और एक पूछा है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस। अरे भाई 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 भाई, हम लोग तो इतनी सारी संस्थाओं को पढ़ते नहीं हैं सर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पार्ट अराउंड, ओके। यूपीएससी सीएससी के कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है सर, ठीक है। और फैक्चुअल में भी मतलब कितना आप याद कर पाओगे, एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ द समथिंग कॉल्ड एज दलित डिस्कोर्स, एंड विद इन द दलित डिस्कोर्स, क्योंकि भारत में नेशनल मूवमेंट में डिप्रेस क्लासेस का अपलिफ्टमेंट कैसा होना चाहिए उसको लेके सबके अपने अपने ओपिनियंस थे। उसमें बाबा साहेब आम्बेडकर और दूसरे थे एमसी राजा। एमसी राजा भी बेसिकली डिप्रेस क्लासेस से बिलोंग करते थे। जैसे आम्बेडकर फाइट कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन के लिए, डिप्रेस क्लासेस के अधिकारों के लिए सर, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को लेके। एमसी राजा भी लेजिस्लेटिव मूवमेंट्स और उसके कंटेक्स में उनकी मांग थी और उनके द्वारा ही सैकड़ों संस्था भी बनाई गई थी, उसी के कंटेक्स में है। टू मच फैक्चुअल, नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स अराउंड, क्योंकि सीधी सीधी रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलता है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस वो हेल्ड एट पूना, नहीं, ये कहीं नागपुर के अंदर हुई थी सर, ठीक है। उतना मेरे को आइडिया है, ये तो गलत है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। फिर अगर आप देखोगे टू मच फैक्ट है, इतनी फैक्ट है, इतनी फैक्ट है, और इट्स वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, आई वुड से वेरी हार्ड क्वेश्चन, ओके। द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट नागपुर एट भीमराव अंबेडकर इज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। नो, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज एमसी राजा सर, ठीक है ना, एमसी राजा ही उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर पूछा है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बीएस मुंजे, है ना, मुंजे अंबेडकर के बीच में भी एक डिबेट हुई है, एट अ कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन 1936। नो, इसकी जो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस है वो अंबेडकर ने शुरू की थी सर, ठीक है ना, समझे। तो वहां से ही ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन बन के आया सर, है ना, जो बाद में जाके आप देखोगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस विल सी की या ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एंड देन ग्रेजुअली विल सी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और फिर और भी संस्थाएं आपको देखने को मिलती रहती है, अंडरस्टूड। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन था सर, ठीक है। एक्चुअली ये तीनों के तीनों गलत है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग अराउंड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। इसका आंसर क्या आता है आपका, नन ऑफ द अबव आएगा सर, ठीक है। अब आप कहोगे कि मास्टर तुम्हें कैसे याद रहा है, देखो भाई मेरे को भी याद करने में या उसको एलिमिनेट करने में टाइम लग जाता है, और कभी कभी हम भी, है ना, ऊंधे मुंह गिर जाते हैं ऐसे सवाल के अंदर सर, ठीक है। इतना ये 3 ऑर्गेनाइजेशन सेम नेम वाले, उसके प्रेसिडेंट कब बने, कब फाउंड हुई
ठीक है, एग्जैक्टली किस साल बनी, मतलब एक में नाम पूछा है, एक में तारीख पूछी, एक में जगह गलत पूछ दिया है सर, ठीक है। तो इतना किसी को याद नहीं रहता है, और हम भी इनफैक्ट है ना रिसर्च करके या कहीं ना कहीं अपना जो है रेफरेंस बुक्स में देख के बता रहे होते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट करने लायक नहीं होते सर, ठीक है। ऑनेस्टली यू शुड स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराउंड। इसको लास्ट इटरेशन में रखिएगा कि जब कुछ नहीं आ रहा हो, कुछ रिकॉल हो रहा हो कि अंबेडकर ने कुछ बनाया था कि नहीं बनाया था, क्योंकि एमसी राजा, बीएस मुंजे, ठीक है ना, समझे, या अंबेडकर की कहानी के अंदर कौन कौन जुड़े हुए थे, वो जब तक आप रिकॉल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा सर। ये टू मच फैक्ट है, पता नहीं यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट्स के अंदर से, बट ये ट्रेंड दिख रहा है कि यूपीएससी यहाँ से पूछेगा सर, ठीक है। फिर वही कहानी आपको देखने को मिलती है, द इंडेंचर्ड सिस्टम इन टी गार्डन्स इन आसाम वाज अबॉलिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। अब ये भी फैक्चुअल है सर, ठीक है। अब इंडेंचर लेबर के बारे में पढ़ते होंगे कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर लेके जाते थे, भारत में भी इंडेंचर लेबर की सिस्टम हुआ करती थी। ये जो इंडेंचर लेबर की सिस्टम थी वो आसाम में कब खत्म की गई थी, टी गार्डन्स में, क्योंकि चाय के बागानों के अंदर वी विल सी की लोगों को लेके जाया जाता था, राइट, ओके, काम कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। अब ये भी फैक्ट है, इसका भी राइट आंसर 1926 ही आएगा सर, ठीक है ना, 1920s के दशक में, क्योंकि भारत में वर्कर्स मूवमेंट और लेबर मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। तो उसके बाद विल सी के लोगों ने आंदोलन किए, गांधी जी ने 1917 में इंडेंचर लेबर सिस्टम विदेश में जो जाने वाली थी वो तो अबॉलिश करवा दी थी, पर टी गार्डन्स वाली जो चाय के बागानों के अंदर की आपको मूवमेंट है वो 1920s के अंदर करवाते हैं सर, ठीक है। ये भी आपको सीधी सीधी रेफरेंस बुक के अंदर नहीं मिलता है, तो दिक्कत है सर, ठीक है। यूपीएससी सीएससी के कंटेक्स्ट में, या सॉरी सीएपीएफ के कंटेक्स्ट में जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की किताबें हैं वो आपको शायद तक अब मुझे नहीं लग रहा है कि काम में आएगी, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री से आपको सवाल आया है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये नहीं है, चौथा ये, और पांचवा ये सर, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री हैज बीन आस्क्ड, 5 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री हैज बीन आस्क्ड सर, ठीक है। तो मॉडर्न से 5 सवाल आए हैं सर, ठीक है। अब देखिए मिडिवल से 4 सवाल आए हैं, एंशिएंट से 6 सवाल आए, 4 और 6 10, 10 और 5 15 सर, ठीक है। इसके सिवाय इसने आर्ट एंड कल्चर पे भी सवाल पूछा है, और एक सवाल तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी आ गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं कल्चर के ऊपर चला जाऊंगा सर, ठीक है। भूदान मूवमेंट के ऊपर आया है, भूदान मूवमेंट सर, ठीक है। अब आपको बताना है कि भूदान मूवमेंट के बारे में क्या सही है सर, ओके। इट वॉज एम्ड एट अटेनिंग नॉन वायलेंट सोसाइटी, क्या इसका इंटेंशन था नॉन वायलेंट करना। फिर पूछा गया इट इंक्लूडेड स्कीम्स एट संपत्ति दान एंड श्रम दान सर, ठीक है। फिर तीसरा पूछा गया इट बिगेन एट अ विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951 सर, ठीक है। अब आपको बताना है क्या सही है। तो विनोबा भावे का नाम सुना होगा आपने, विनोबा भावे ने ये मूवमेंट शुरू किया था टू आस्क द जमींदार फॉर सर्वोदय सर, ठीक है। विनोबा भावे क्या चाहते थे, विनोबा भावे वो गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे, और भावे का ये मानना था कि सर्वोदय यानी कि सर्व के उदय की जरूरत है, और जमीन एक ऐसा वीकेंड से कॉम्पोनेंट है जो जमींदारों के पास कुछ ज्यादा है, और जमीन के कारण हिंसा का स्रोत है सर, ठीक है। क्योंकि किसानों के पास जमीन नहीं है, जमींदारों ने हड़प के रखी हुई है, जो बहुत सालों से ब्रिटिश कार्यकाल से इनको मिल के रखी थी, राइट। तो विनोबा भावे ने जमींदारों को कन्विंस किया कि आप एक काम करो, अपनी जमीन दे दो, हिंसा का स्रोत खत्म हो जाएगा, हम किसानों में बांट देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ही अल्टीमेटली नॉन वायलेंट सोसाइटी होगी, आपका उदय होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रियलाइजेशन होगा गॉड का, यू विल रियलाइज द आइडिया ऑफ गॉड अराउंड, क्योंकि वंस यू डोनेट यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन सर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव नॉन वायलेंट सोसाइटी को एस्टैब्लिश करवाना था, यस, एक तरह से ये सही है। इट इंक्लूडेड स्कीम सच एज संपत्ति दान एंड श्रमदान, यस, आप अपना मजदूरी दो, श्रमदान मतलब हफ्ते में एक दिन गांव के लिए काम करो, संपत्ति दान तुम्हारे पास कुछ और वस्तु है तो वो भी डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इट स्टार्टेड इन अ विलेज कॉल्ड इन आंध्र प्रदेश, यस, पोचमपल्ली करके एक विलेज आपको देखने को मिलता है, आज की तारीख में तेलंगाना का पार्ट है, पहले तो यूनाइटेड तेलंगाना मतलब तब आंध्र प्रदेश ही था सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। 1950s में मद्रास के कंटेक्स्ट में आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलता रहेगा। तो राइट आंसर इसका 1 2 एंड 3 देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। राइट आंसर इसका 1 2 एंड 3 देखने को मिलता है। भूदान मूवमेंट, भूदान के ऊपर आपको यूपीएससी सीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है, पर ये इस तरह के भी सवाल आए हैं सीएपीएफ के एग्जाम में। अब थोड़े पैटर्न अलग है, बट आपकी तैयारी आपको क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है। एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से आया था और बाकी आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से कितने सवाल आए हैं देख लेते हैं सर, ठीक है। विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन, ओके ना, समझे। तो विल सी की वो आपको राग मल्हार के रूप में देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है। और
राग भैरवी जो है उसके कंटेक्स्ट में ये इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बहुत डिवाइन राग है, ये मॉर्निंग में गाया जाता है, राइट। राग मल्हार एक ऐसा राग है जो बारिश के कंटेक्स्ट में, और तानसेन के लिए कहते थे कि ये गाते थे तो बारिश आ जाती थी मल्हार राग के अंदर। तो ऐसी इस प्रकार के एनेक्डोट्स आपको देखने को मिलेंगे। भैरवी, राग भैरवी मॉर्निंग में गाया जाता है नॉर्मली, वी विल सी की डिवोशनल है। राग यमन भी अगर आप देखोगे सीरीन और रोमांटिक मूड को दर्शाता है। राग बहार विल सी की बाद में आपको निकल के आता हुआ मिलेगा सर, ठीक है। क्लासिकल राग में 6 प्रिंसिपल राग है, देयर आर 6 प्रिंसिपल राग इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक सर, ठीक है। और ये 6 प्रिंसिपल जो रागास है उसके के इर्द गिर्द वी विल कम टू नो कि बाकी सारे और रागों का क्रिएशन हो, उसमें राग मल्हार सबसे कोर है सर, ठीक है। तो मॉनसून सीजन के कंटेक्स्ट में आपको ये मिलता रहेगा। खैर, तो ये कंपेरेटिवली इजी था। इजी क्यों था? क्योंकि हमने आर्ट एंड कल्चर में भी ये प्रिंसिपल रागास को पढ़ते ही है कहीं ना कहीं सर। खैर, इसके सिवाय पूछा गया है कि वास्तुशिल्पी कला के अंदर आपको बताना है सार्वजनिक आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द सार्वजनिक आर्किटेक्चर अराउंड सर, ठीक है। तो एक है आर्क, वॉल्ट एंड डोम, लिंटल एंड बीम एंड एप्लीकेशन ऑफ द लाइम सीमेंट। अब आधे से ज्यादा लोग को तो सार्वजनिक याद ही नहीं होगा, पर जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सर, ठीक है, मुगल्स के या सल्तनत के ट्रांजिशन में, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ ही शब्द यूज किया गया है इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर, जो बाद में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मॉडर्न पीरियड तक भी कंटिन्यू रहा। या उसमें आर्च बनते हैं, आर्चिस बनने शुरू हो गए। यस, मुगल कार्यकाल में या दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको आर्चिस बनते हैं। इसी के ऊपर से शब्द आया आर्क्यूएट, है ना, आर्क्यूएट फॉर्म्स, ओके ना, दिस इज करेक्ट। वॉल्ट एंड डोम, डोम की शुरुआत हुई, गुंबज बनने शुरू हो गए। पहले शिखर बनते थे पर उसकी जगह विल सी की वॉल्ट एंड डोम बनने शुरू हो गए, ये भी सही है। लिंटल एंड बीम, नो सर, लिंटल एंड बीम वाज पार्ट ऑफ द ट्रेबिएट आर्किटेक्चर। जो नॉर्मली एंशिएंट आर्किटेक्चर के अंदर जो पुराने बिल्डिंग्स थे उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, लिंटल बीम का कम यूज हो रहा था कंपेरेटिवली। सार्वजनिक आर्किटेक्चर या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में उसकी ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलती। एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट, दिस इज करेक्ट। यस, क्यों इसके पीछे का करेक्ट है? क्योंकि आप देखिए कि मोर्टार का यूज किया गया था टू जॉइंट अप द ब्रिक्स, या पत्थरों को जोड़ने के लिए। देखिए, एंशिएंट आर्किटेक्चर वाज रॉक कट आर्किटेक्चर, बट वंस वी जंप टू द मिडिवल आर्किटेक्चर देयर इज मोर यूज ऑफ स्मॉलर स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरों का, और यूज ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए, रॉक्स को बाइंड करने के लिए लाइम मोर्टार, लाइम सीमेंट का यूज होता था सर, ठीक है। तो मोर्टार इज अ बाइंडिंग एजेंट, दो पत्थरों को ज्वाइंट करने के लिए, ईंटों को ज्वाइंट करने के लिए। तो वी विल सी की 1, 2 एंड 4 इसका राइट आंसर है। 1, 2 एंड 4 इसका राइट आंसर है। हमने एस्ट्रिक किया हुआ है क्योंकि यूपीएससी है, पता नहीं 1 एंड 2 भी इसको सही मान सकती है, पर लाइम मोर्टार का यूज होता है मिडिवल इंडिया में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक आर्किटेक्चर के फीचर के रूप में सर, ठीक है। और ये खिलजी पीरियड में आप देखोगे ना तो लाइम मोर्टार का यूज काफी बढ़ चढ़ के आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है। और डोम एंड वॉल्ट आर्किटेक्चर बहुत पहले से ही बनना शुरू हो गया था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, टेम्पल्स के ऊपर। हिल्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आर्किटेक्चर के ऊपर आपको बताना है सर। क्या बताना है? टेम्पल्स के केस में द टेम्पल गर्भगृह एंड शिखरा वर मेड इन रेखा प्रसाद और लैटिना स्टाइल। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेखा प्रसाद और लैटिना स्टाइल सर, ठीक है। तो अगर आप मंदिर को देखोगे ना, ये गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आपको शिखर देखने को मिलता है। इसको रेखा शिखर के रूप में कहते हैं। रेखा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के रूप में है। शिखर 3-4 प्रकार के होते हैं, रेखा है, पीधा है, खाखरा है सर, ठीक है। रेखा है, पीधा टाइप ऑफ शिखर है एंड खाखरा टाइप ऑफ शिखर है। आपको 3-4 प्रकार के शिखर देखने को मिलेंगे, उसमें रेखा स्टाइल ऑफ शिखर आपको यहां से मिल जाता है सर, ठीक है, गर्भगृह के ऊपर से। दिस इज करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिस इज करेक्ट अराउंड सर, ठीक है। उसके सिवाय आपको पूछा गया है द पंद्रथन टेम्पल इन कश्मीर इज बिल्ट ऑन अ प्लिंथ इन द मिडल ऑफ अ टैंक। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली दिस इज फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स उसमें दिया हुआ है। ये सवाल एनसीईआरटी के अंदर से है, पर बाकी सब सवाल एनसीईआरटी के अंदर से नहीं है सर, ठीक है। फिर पूछा गया है कि द जगेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि जगेश्वर टेम्पल कुमाऊं वाले रीजन के अंदर से आपको देखने को मिलता रहता है, ना कि गढ़वाल के अंदर। लक्षणा देवी टेम्पल शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स करके एक एनसीईआरटी, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, ओके, न्यू एनसीईआरटी, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर की पूरी की पूरी थीम लाइंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी में से ये लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन उठाया गया है सर, ठीक है। तो अगर आपके पास वो किताब नहीं है तो आप उसको देखिएगा सर, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर्स। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। तो ये बुक है दोस्तों, ये वाली बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, जो फाइन आर्ट्स की बुक आती है स्टैंडर्ड 11th की। उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बुक है, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का एक चैप्टर है,
वो चैप्टर में मेरे पास जो एडिशन है उसमें पेज नंबर 81 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ में द हिल्स, द टेम्पल्स ऑफ द हिल्स है ना, हिल्स के ऊपर कौन से मंदिर आए हैं वो उसमें, और उसके अंदर एक पैराग्राफ में पूरा एज इट इज है ना, पेज नंबर 80 और 81 में आप पढ़िएगा फाइन आर्ट्स की बुक में से, उसमें से ये सवाल निकाला हुआ है सर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 3 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट अराउंड। तो राइट आंसर इसका सी है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए भाई कुछ कुछ बार पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि नोन सोर्सेस आर बेटर देन अननोन सोर्सेस। ओके, बहुत सारे सवाल इस पेपर में ऐसे थे जो अननोन सोर्सेस, बुक के नाम आए, ऑथर के नाम आए, जो किसी को भी नहीं पता है, उसके कंपैरिजन में तो मुझे लगता है कि ये ठीक थे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो ऐसे भी सवाल आपको पूछे गए हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, आपको तैयारी रखनी चाहिए सर। ठीक है, अब यहाँ से ही सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शायद तक आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही है, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में, कि विथ रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड Who among the following referred the drain of Roman gold into India? है ना, रोमन गोल्ड क्यों इंडिया में आने के दौर में इनमें से किन किन लोगों ने रोए थे। रोने का मतलब ये है कि वो चिल्लाए थे कि भाई हमारा पूरा का पूरा पैसा, हमारी पूरी की पूरी संपत्ति, रोम के अंदर एक मॉरल क्राइसिस आया है। उसमें प्लिनी करके एक ऑथर हुआ करता था, ये मोस्ट प्रॉब्ली पोस्ट मॉडर्न पीरियड की ये इतिहास है सर, जहाँ से भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत हो गया था, और ये रोम के साथ हुआ तो हमारे यहाँ से विल्सी की कपड़ा जा रहा था, हमारे यहाँ से बहुत सारा टेक्सटाइल, और हमने क्योंकि सिल्क रूट भी कैप्चर करके रखा था कनिष्क जैसे राजाओं ने, तो भर भर के वहाँ से सोना भारत की तरफ आया सर। ठीक है, तो प्लिनी ने कहा था कि मैं रोया सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, तो प्लिनी तो पहला आपको मिलेगा। स्ट्राबो टोलेमी की कहानी ये है कि भाई ये दोनों के दोनों मेगास्थनीज के कंटेक्स्ट में लिखते हैं, कि मेगास्थनीज ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है उसके कंटेक्स्ट में इन्होंने ज्यादा लिखा है रेदर देन रोमन ट्रेड के कंटेक्स्ट में। तो 2 तो क्लियर है सर, गेटिंग ओपन। अब आपको पता है कि टोलेमी नहीं आता, स्ट्राबो भी नहीं आता, तो दूसरा आपको ये डियोक्रिस्टिसोम करके आपको जो ऑथर है उसकी कहानी देखने को मिलती रहती है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो आपको इसका नाम भी क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये डियोक्राइसोस्टोम कौन हुआ करता था, इसने कहां से आइडेंटिफाई किया है, और इसका राइट आंसर 2 एंड 4 होगा, क्योंकि प्लिनी के बेसिस के ऊपर से, और बाकी अगर आपको नहीं आता है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कंटेक्स्ट से मिलेगा। इसका भी राइट अगर आपको सोर्स ढूंढना हो तो उपिंदर सिंह की बुक के अंदर से मिलेगा सर। ठीक है, तो उपिंदर मैम की बुक है, उपिंदर मैम की बुक के अंदर अगर आप चले जाओगे पोस्ट मॉरियन इंडिया के चैप्टर में, पोस्ट मॉरियन इंडिया का चैप्टर है दी मॉरियस के डिक्लाइन के बाद वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से सर। ठीक है, एंड 200 बीसी से लेके 300 सी तक का जो पीरियड है उसमें जो फॉरेन ट्रेड वाला जो टॉपिक है वहां पे ये लाइंस दी गई थी सर। ठीक है, तो मैं आपको खाली पेज नंबर के साथ बता देता हूँ, आप अगर उसको ढूंढोगे या अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आपको उसके अंदर से ये मिल जाएगा। ट्रेड विथ मेडिटेरेनियन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी। पेज नंबर 485 है सर। ओके, और पेज नंबर 485 में एक टॉपिक दिया गया है ट्रेड विथ मेडिटेरेनियन रीजन, है ना, शायद तक आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आप अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो उसमें पेज नंबर 485 के अंदर ये दिया हुआ है। उसमें लास्ट पैराग्राफ है, द पेरिप्लस गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू द रोमन एम्पायर फ्रॉम द पोर्ट ऑन इंडस डेल्टा एंड गुजरात कोस्ट, है ना। पेरिप्लस नाम की एक बुक थी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, अननोन स्कॉलर के द्वारा लिखी गई थी जो सेलर के रूप में था सर। ठीक है, उसके बाद लिखा है द प्लिनी एंड डायोक्रिस्टोस्टोम सर, ठीक है ना, डायोक्राइसोस्टोम रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया, सीधा सीधा वर्बैटिमली उठा दिया है। फिर उसके बाद आगे की लाइन लिखी गई है, वियना पैपिरस विच रिकॉर्ड्स द टर्म्स ऑफ बिजनेस डील बिटवीन द टू शिपर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड मुजिरी। वियना पैपिरस करके एक डॉक्यूमेंट था जो मुजिरी यानी कि केरला का कोस्ट में जो पोर्ट है, और अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है, इजिप्ट में, वहाँ के दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट के बारे में बताता है। पर आपको प्लिनी और डायोक्रिस्टोस्टोम का जो नाम है वो सीधा सीधा यहाँ से मिल जाता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, है ना। तो इसका राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी है, ये उपिंदर सिंह की बुक से आपको मिल जाता है। तो 1, फिर 2, फिर 3 और 4 सवाल आपको आर्ट एंड कल्चर से भी आए हुए हैं सर। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मॉडर्न से आपको 6 सवाल पूछे हैं सर। ठीक है ना, वी विल सी की, या 5 सवाल पूछे हैं, नॉट 6 सवाल सर। मॉडर्न से 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से अगर आप देखने की कोशिश करोगे 1 सवाल पूछा गया है, और आर्ट एंड कल्चर से आपको तकरीबन 4 सवाल पूछे गए। तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 6 20, मतलब 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन सीएपीएफ रिलेटेड टू हिस्ट्री ओनली, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ही ये 20 सवाल आपको पूछे थे। अब आपके कितने सही गए कितने गलत गए
ऐसे पेपर के अंदर मेरा ये मानना है कि अगर आपका 60% के आसपास या 70% के आसपास स्ट्राइक रेट होगा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 6-7 सवाल तो ऐसे थे जो अच्छे अच्छे लोगों के पार्टिए गिरा दे सर, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो जो आपको बुक का नाम पूछा गया था, ऋग ऋग अर्थ दीपिका के रूप में, या कटक नाम की बुक, या वेंकट माधव कौन थे, है ना, समझे, या माधव योगी, और फिर इस तरह से नाम आपको पूछे जाते हैं, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो सबके सब याद नहीं रहेंगे। वैसे ही एक दो फैक्चुअल सवाल भी थे, वो एस्ट्रोनॉमी के सिस्टम के नाम आपको पूछ दिए थे, दृज गणित क्या है सर, ठीक है। तो इट्स वेरी टफ टू रिकॉल द क्वेश्चंस अराउंड, एंड एज अ टीचर इवन आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सबका सब अटेम्प्ट कर पाओ सर, ठीक है। पर अगर आप 70% के आसपास, मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर 14 के आसपास अटेम्प्ट करके आए हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप मतलब CAPF की एग्जाम नहीं दे रहे हो, पर मैं कह रहा हूँ CSE की एग्जाम दे रहे हो, पर आप अपनी कंपटीशन को चेक करो सर, है ना, आप अपनी कंपटीशन को चेक करो कि आप किस लेवल तक हो सर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मिड लेवल के होते हैं और कुछ एडवांस होते हैं। स्टैंडर्ड तो आपके सब आने चाहिए, मिड लेवल के भी आपको ठीक ठाक 50% रहेगा, एडवांस में भी एक आध सवाल आ गया तो आपका नसीब भयो भयो हो जाएगा सर, ठीक है। अब ये तो हिस्ट्री की बात रही है, हिस्ट्री के साथ साथ CAPF में और भी सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो उसके भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप जितना पढ़ के जाओगे उतना आपको कम लगेगा, पर इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको सबके सब अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट सपोज टू गेट द पासिंग मार्क्स अराउंड सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि उसका ईगो मत ले लीजिएगा सब्जेक्ट का कि नहीं ये तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ही, कुछ भी हो जाए ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया मेरा, मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे भाई वैसे नहीं होता हिस्ट्री के अंदर सर, ठीक है। हिस्ट्री एज इट वेरी सेपरेट सेंस ऑफ एंड इट्स अ वेरी सेपरेट स्ट्रेटजी एज वेल दैट इट रिक्वायर्स अराउंड, ओके। तो उसमें हर बार क्वेश्चन पेपर देख के आप अपनी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो सर, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप ज़रूर से हमको कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बताइए। हमारे लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना है तो आ जाइए हमारे साथ, अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर सब्सक्रिप्शन लीजिए। 22,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही है, तो इसका ज़रूर से लाभ उठाइए। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ और भी आपको MCQs और मैं PYQs कराऊंगा, जैसे EPFO का पेपर है, या VLC की UPPSC का कंटेक्स्ट में है सर, ठीक है। विल ट्राई टू सॉल्व, हम लोग हफ्ते दर एक आध हफ्ते इस तरह के सेशंस लेके आएंगे, सो दैट आपका भी जो MCQs के अंदर अनुभव है, या कोई अलाइड एग्जाम्स में अगर आप बैकअप प्लान लेने की कोशिश कर रहे हो इसी UPSC की तैयारी के लेवल के ऊपर, तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो वो भी आप जान सकते हो। दिस इज़ मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।